बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्ज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह तब्दील हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच का इंतज़ार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नई सिलेक्शन कमेटी बनने का इंतज़ार है। उधर कुछ इस तरह की क़यास आराइयाँ भी की जा रही हैं कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट में एक मरतबा फिर कप्तानी का हुमा भी किसी और के सर पर बैठे। लेकिन अभी इस तमाम सूरत हाल पर सिर्फ क़यास आराइयाँ ही हो रही हैं और फ़ैसले आने के लिए आइंदा चंद घंटे चंद दिन इंतहाई अहमियत के हामिल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने नेशनल स्टेडियम कराची में कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कोच के हवाले से उनसे सवाल किया गया। उनका कहना यह था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कोच, उनकी ख्वाहिश यही है कि गैर मुल्की हो और इस हवाले से वो चंद लोगों के साथ राब्ते में है। उनका कहना यह था कि आप इसलिए नाम नहीं लेना चाहेंगे कि जब किसी का नाम सामने आ जाता है तो फिर मामलात बिगड़ जाते हैं। तो कुछ लोगों के साथ राब्ते में है और कोशिश करेंगे कि जब इस हवाले से कोई बातचीत तय हो जाए, किसी हतमी नतीजे पर पहुंच जाए तो बहुत जल्द मीडिया में इस बात का खुलासा कर देंगे। उधर दूसरी तरफ इत्तलात आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब आइंदा महीने न्यूजीलैंड के साथ 5 T20 मैचों की सीरीज़ खेलेगी तो ये भी मुमकिन है कि पाकिस्तान टीम किसी शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट के साथ मैदान में उतरे और गैर मुल्की कोच के साथ बातचीत का मरहला जो है वो मुकम्मल ना होने की सूरत में कोई कोच सामने ना आए। लेकिन अभी इस तमाम सूरत हाल पर आगे आने वाले चंद दिन इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ख्वाहिश मंशा यही है कि गैर मुल्की कोच के साथ मुस्तकबिल में काम किया जाए और अगर इस हवाले से किसी कोच के साथ बातचीत तय हो जाती है तो इस बात के कभी इम्कान है कि इस साल जब कैरेबियन में और अमेरिका में ICC वर्ल्ड T20 मुनक़्क़िद होगा तो पाकिस्तान टीम फुल फ्लैश एक नए कोच के साथ मैदान में उतरेगी। फ़िलहाल अभी ये कहना मुश्किल है कि न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ में क्या ये मामला तय हो पाएंगे, क्या नया कोच पाकिस्तान टीम के डग आउट में मौजूद होगा। अभी इस हवाले से कुछ हतमी तौर पर कहा नहीं जा सकता। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 के अख्ताम के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को अप्रैल में न्यूजीलैंड से T20 सीरीज़ में हिस्सा लेना है। फिर मई में पाकिस्तान को इंग्लैंड में इंग्लिश टीम के खिलाफ 4 T20 मैचों की सीरीज़ में शिरकत करना है। लेकिन इसके फौरी बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स 23 जुलाई से दी 100 कप में मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज़ की टीमों की नुमाइंदगी करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ दी 100 कप के ड्राफ्ट की तकरीब मुनक़्क़िद हुई जिसमें 64 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जिनमें 59 मर्द और 5 ख़वातीन क्रिकेटर्स ने ड्राफ्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कराई थी। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नसीम शाह दी 100 रेड के महंगे तरीन खिलाड़ियों में शामिल हो गए। बर्मिंघम फॉक्स ने फास्ट बॉलर नसीम शाह को 1,25,000 पाउंड के एवज़ अपनी टीम का हिस्सा बनाया। नसीम शाह 1,25,000 पाउंड की महंगी तरीन कैटेगरी में आने वाले पहले पाकिस्तानी हैं और उनका पाकिस्तानी करेंसी में मुआवजा तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए होगा। फास्ट बॉलर नसीम शाह पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 में चैंपियन टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा थे और उनकी टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम भी दी 100 रेड के लिए मुंतखब कर लिए गए। PSL के प्ले ऑफ मैच में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाले इमाद वसीम ट्रेंट रॉकेट्स के लिए 1 लाख पाउंड में फ़रोख्त हुए। PSL की नाकाम रहने वाली टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी भी मुसलसल दूसरे सीज़न में मुआहदा हासिल करने में कामयाब रहे। वेलिश फायर ने शाहीन शाह अफरीदी को भी 1 लाख पाउंड में अपनी टीम का हिस्सा बनाया। ड्राफ्ट से कबल हारिस रऊफ को वेलिश फायर और उसामा मीर को मैनचेस्टर ओरिजिनल ने ड्राफ्ट से स्क्वाड में बरकरार रखा था। बरतानवी लीग दी 100 रेड में 5 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में नज़र आएंगे। लेकिन ICC T20 रैंकिंग में नंबर 3 और 4 पोजीशन पर बराजमान और पाकिस्तान के 2 टॉप बैटर साबिक कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को 100 कप में कोई ख़रीदार नहीं मिला। 8 में से किसी भी फ्रेंचाइज ने उनमें दिलचस्पी जाहिर नहीं की। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 में पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम 569 रन बनाकर हनीफ मोहम्मद कप के कैप के हकदार बने थे लेकिन बरतानवी लीग में जगह हासिल ना कर सके। मोहम्मद रिजवान PSL 9 में मुल्तान सुल्तान की कप्तानी करते हुए 407 रन बनाकर तीसरे बेहतरीन बैटर रहे। लेकिन इस मरतबा दी 100 रेड में उन्हें कोई ख़रीदार नहीं मिला। सिर्फ यही नहीं, PSL चैम्पियन टीम के कप्तान शादाब खान में भी किसी फ्रेंचाइज ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। उनके अलावा इफ्तार अहमद, हसन अली और साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को भी किसी फ्रेंचाइज ने मुंतखब नहीं किया। आप क्रिकेट की खबरों से आगे रुख करते हैं फुटबॉल के खेल की जानिब, जहां पाकिस्तान को वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2026 के राउंड 2 के मुसलसल तीसरे मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस्लामाबाद के जिन्ना स्टेडियम में होने वाले मुकाबले में उर्दू ने पाकिस्तान को
3 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान और उर्दून के दरमियान मैच बरकरफ्तारी से शुरू हुआ। दूसरे ही मिनट में उर्दून के मूसा अल्तमारी ने अपनी टीम को बढ़तरी दिला दी। मैच के 9वें मिनट में पाकिस्तानी डिफेंडर के फाउल पर उर्दून को पेनल्टी किक मिली, जिस पर अली अलवान ने उर्दून की सबकत को 2-0 कर दिया। दूसरे हाफ में पाकिस्तानी टीम का डिफेंस निस्बतन बेहतर रहा और स्ट्राइकर्स ने भी गोल बराबर करने के लिए कई हमले किए, लेकिन कामयाबी न मिल सकी। मैच के 86वें मिनट में उर्दून के मूसा अल्तमारी को एक और मौका मिला और उन्होंने अपना दूसरा और टीम का तीसरा गोल बनाकर पाकिस्तान की शिकस्त पर मोहर सब्त कर दी। वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2 में पाकिस्तान को सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और उर्दून से शिकस्त हो चुकी है। पाकिस्तान टीम उर्दून के खिलाफ अब अवे मैच 26 मार्च को खेलेगी। खुशामदीद। अब हमारे साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट के उभरते हुए क्रिकेटर मिर्ज़ा साद बेग की, जिन्होंने स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है। खुशामदीद कहते हैं साद आपको। और साद बेग को आप, इससे पहले कि हम साद बेग से गुफ्तगू का आगाज़ करें, उनके क्रिकेट करियर पर कुछ बात कर लेते हैं। यकम नवंबर 2006 को कराची में पैदा होने वाले साद बेग ने 2012 में कस्टम अकेडमी से क्रिकेट का बाकायदा आगाज़ किया। इब्तदाई तौर पर टेप बॉल से क्रिकेट खेलने वाले मिर्ज़ा साद बेग जल्द ही कोचिज़ की नज़र में आ गए। उन्होंने हार्ड बॉल से क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। 2017 में पहली मरतबा कराची अंडर 13 क्रिकेट टीम के लिए मुंतखब हुए और यहाँ कोच मसरूर अहमद ने उन्हें अपने ज़ेर निगरानी तरबियत दी, जिसके बाद साद बेग अंडर 16 से अंडर 19 टीम में भी मुंतखब हुए। 2023 में साद बेग को पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने बांग्लादेश का दौरा किया और वहाँ वनडे, T20 और 4 रोज़ा मैच में कामयाबी हासिल की। फिर श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ में कौमी टीम की नुमाइंदगी की और एशिया कप 2023 में पाकिस्तान टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में अहम किरदार निभाया। मिर्ज़ा साद बेग की क़यादत में पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले चुका है, जहां पाकिस्तान ने मुसलसल 5 मैचों में फतह हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई, लेकिन सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 1 विकेट से नाकामी हुई। मिर्ज़ा साद बेग अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान के दूसरे कामयाब बैटर रहे, जहां वो 4 मैचों में 58.66 की औसत से 176 रन बनाने में कामयाब रहे, जिसमें उनकी 3 निफ सेंचुरियां शामिल रहीं। अलबत्ता अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में उनका बल्ला ज़्यादा रन न बना सका और वो 5 इनिंग में सिर्फ 1 निफ सेंचुरी के साथ 92 रन स्कोर कर सके। तो खुशामदीद कहेंगे मिर्ज़ा साद बेग आपको। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि अंडर 19 टीम की क़यादत और आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान की कप्तान की हैसियत से जाना, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक कंट्री को एज ए कैप्टन रिप्रेजेंट करना एक बहुत ऑनर की बात होती है कि आप गोल आपका ये होता है, आप एज क्रिकेट खेलते हो तो आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करो। तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था कि मैं अपनी कंट्री को एज ए कैप्टन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इतने बड़े इवेंट में। तो जब मैं कैप्टन अनाउंस हुआ था, मेरा एक ही गोल था कि हम लोग को अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है और कोशिश करना है कि टीम को जिताऊँ। तो जब हम लोग मैं जब वर्ल्ड कप में जब गया तो मेरा ऑलमोस्ट यही गोल था कि हम लोग जितनी अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं वहाँ पॉजिटिव इंटेंट शो करें। अच्छा साद, आपके करियर के हवाले से कैसे क्रिकेट शुरू की, अब तक का सफ़र आपका कैसा रहा, ये तो मैंने आप बता दिया, लेकिन अगर मैं ये जानने की कोशिश करूँ आपसे कि बतौर विकेट कीपर आपने अपने करियर का इंतखाब किया है, तो किस विकेट कीपर को देखकर आपने विकेट कीपिंग दस्ताने संभाले और क्या जिस विकेट कीपर को देखकर विकेट कीपिंग की शुरुआत की थी अब भी वो आपके आइडियल हैं या अब वक्त गुजरने के साथ किसी और को आप फॉलो करते हैं? सबसे पहले तो विकेट कीपिंग जो मैंने देखना स्टार्ट करी थी, तो सबसे पहले तो मेरे फादर खुद विकेट कीपर थे, तो वो भी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, तो मैं उनसे भी इंस्पायर हूँ क्योंकि वो भी काफ़ी क्रिकेट खेले हैं। फिर उसके बाद जब मैंने और विकेट कीपर्स देखे तो मुझे राशिद लतीफ़ की कीपिंग मुझे बहुत पसंद आई, मैं उनको बहुत फॉलो करता हुआ आ रहा था। तो आगे भी अभी भी मैं उनको, अगर लास्ट जब मैं उनसे मिला था मैंने उनसे काफ़ी चीज़ें पूछी कि वो अपने टाइम पे किस तरह की प्रैक्टिस करते थे, तो काफ़ी मैं उनसे जो उन्होंने चीज़ें बताई काफ़ी मैंने अप्लाई करा और काफ़ी बेहतरी हुई इसमें। तो साद, अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँ कि अब अंडर 19 वर्ल्ड कप की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं और अंडर 19 वर्ल्ड कप में हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए और एक ऐसा मैच जो कि बस कभी हमारे पलड़े में कभी ऑस्ट्रेलिया के पलड़े में, लेकिन ओवरऑल अगर वर्ल्ड कप के तनाजुर में मैं आपसे बात करूं, कैसा एक्सपीरियंस रहा वर्ल्ड कप में क़यादत करना, वर्ल्ड कप में टीम को खिलाना, वर्ल्ड कप जैसा बड़ा इवेंट जनूबी अफ्रीका में खेलना? मैं एज ए कैप्टन मेरे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मैंने बहुत इन्जॉय करा अपने वहाँ पर जितने भी मैचेस थे हमारे। उससे पहले अगर आप ऑस्ट्रेलिया से पहले वाला मैच भी लाया बांग्लादेश के खिलाफ, तो हमारा बिल्कुल सेम ऐसी मैच हुआ था और लो स्कोरिंग मैच था, वो 156 का टारगेट था। उसमें भी बिल्कुल सेम सिचुएशन थी कि
एक विकेट थी और 5 रन चाहिए थे और ज़िशान ने आउट करा था। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए और मैं उस ऐसी यंग टीम को, इतनी स्किलफुल टैलेंट टीम को मैं ऐसा कैप्टन लीड कर रहा था। तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, जो मेरे कोचेस हैं जिन्होंने मुझ पर काम किया है और जिन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी है उस अंडर-19 के ऐसे कैप्टन रिप्रेजेंट करते हुए की। तो मेरे काफ़ी मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने एक ऐसा टूर्नामेंट में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करा। चलें, दैट्स वंडरफुल। लेकिन एशिया कप में जिस तरह आप पाकिस्तान के सर फहरिस्त बल्लेबाज रहे थे, वर्ल्ड कप में कुछ बल्लेबाजी में हमने आपकी वो झलक नहीं देखी, कोई ख़ास वजह? नहीं, ख़ास वजह तो कोशिश यही होती है कि अपना 100% दें, अपना बेस्ट दें। लेकिन यही था कि वहाँ पर भी जिस तरह एशिया कप में परफॉर्मेंस सही थी, कोशिश ये थी कि वहाँ पर भी ऐसी दें। लेकिन अल्लाह की तरफ से कि नहीं हुई और काफ़ी चीज़ें सीखी हैं वहाँ से मैंने, और कोशिश कर रहा हूँ कि उन चीज़ों में काम करूँ और आगे जो भी मेरे इवेंट्स आते हैं, जो भी मेरी आगे फर्दर चैलेंजेस होते हैं, उनको मैं अच्छा करूँ। अच्छा साहब, अब आपकी अंडर-19 टीम की तरफ आ जाते हैं और अंडर-19 टीम में कई अच्छे परफॉर्मर हमें दिखाई दिए, कई ऐसे उभरते हुए सितारे जो मुस्तकबिल करीब में बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा होंगे। तो मैं एज ए कैप्टन अगर आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि आपने उनको करीब से देखा, ड्रेसिंग रूम उनके साथ शेयर किया, फिर पाकिस्तान के लेजेंड बैट्समैन मोहम्मद यूसुफ आपके कोच रहे, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो अंडर-19 का आपका बैच था, इस बैच को आप किस तरह देख रहे हैं? बैटिंग में, बॉलिंग में वो कौन से प्लेयर हैं जो आपको लगता है कि आगे चलकर बड़ा उनका मुस्तकबिल ताबनाक है? देखें, अगर आप ओवरऑल देखें एशिया कप और वर्ल्ड कप, तो जो भी हमारा स्क्वाड था बड़ा कोई टैलेंट स्क्वाड था, क्योंकि आप देखें तो हर मैच में अलग मैन ऑफ द मैच था। तो ऑलमोस्ट सबकी तरफ से परफॉर्मेंसेस आई हैं। कुछ खास, और बैच ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा वर्ल्ड कप में, काफ़ी वहाँ से टॉप 5 में उसका नाम था, तो उसने बहुत सी परफॉर्मेंसेस दिखाई। शाजिब ने बहुत सी वहाँ सेंचुरी भी करी, एक 50 भी थी उसकी। तो काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं कि वो काफ़ी अच्छे उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं वर्ल्ड कप और एशिया कप में। तो मैं तो अपनी टीम पूरी 11 जो भी होती थी, मैं उन पर पूरा रिलाय करता था कि मेरी पूरी टीम कोई भी मैच विनर हो सकता है। अलग अलग मैच में हर कोई मैन ऑफ द मैच था। तो ख़ासतौर बैद ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है वहाँ पर, बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। अली रज़ा ने सेमीफाइनल में बहुत अच्छी बॉलिंग करी, जो कि इतना करीब हम लोगों को सेमीफाइनल में क्रूशल विकेट्स दिलाए अली रज़ा ने। तो 2 से 3 प्लेयर हैं जिन्होंने क्रूशल टाइम पे परफॉर्म करा है। लेकिन ये है कि अब आगे जो भी मेहनत करेगा, आगे जो भी अपने स्किल्स पे और अपनी डेवलपमेंट करेगा, तो वो इंशाल्लाह बड़ा प्लेयर बन सकता है। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। और ये जो खिलाड़ी होते हैं जिनको आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते हैं, जिनके इंटरव्यूज़ आप देखते हैं, जिस तरह अभी मिर्ज़ा साद बेग को आप देख रहे हैं, इनके पीछे एक प्रोसेस होता है, इनके पीछे एक मेहनत होती है, और मेहनत करने वाले जो लोग होते हैं वो जनाब हमारे अनसंग हीरो हैं। और उन्हीं में से एक पाकिस्तान अंडर-19 टीम के असिस्टेंट कोच और कराची किंग के साथ भी पाकिस्तान सुपर लीग में काम करते रहे हैं। और ख़ास तौर पर अंडर-19 क्रिकेट के बारे में उनके हवाले से कहा जाता है कि जी वो खिलाड़ी की नफ्स को जानते हैं। जी मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान अंडर-19 टीम के असिस्टेंट कोच मसरूर खुशामदीद कहूँगा आपको। और एक और आपका जो लगाया हुआ पौधा है वो जनाब हमें अब परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने अंडर-19 सतह पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है वो लीड किया। तो क्या कहना चाहेंगे? भाई वालेकुम अस्सलाम लेने का, और जाहिर बात है खुशी होती है क्योंकि हमें जो पीसीबी ने टास्क दिया हुआ है जूनियर लेवल पे काम करने का, तो हर बैच जिस तरीके से आता है हमारे पास, उस बैच पे मेहनत होती है और बड़ी खुशी होती है जिस तरीके से वो बच्चे, ये क्योंकि साथ तो अंडर-13 से ही साथ है, पूरा प्रोसेस करता हुआ रहा है, 13, 16, 19 और सर्टनली पाकिस्तान अंडर-19 का कैप्टन रहा, और ओवरऑल हर फॉर्मेट पे ये परफॉर्म करते रहे, चाहे 16 हो, चाहे 19 हो, चाहे 13 हो। और इस तरीके से अब तो PSL में भी इनको मौका मिला है, इनके लिए एक लर्निंग प्रोसेस था कि इतनी बड़ी टीम के साथ रहे ये, और इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में जैसे दूसरे प्लेयर आगे गए, होपफुली इन फ्यूचर ये भी आगे अपना नाम कमाएंगे। तो मसरूर, एक दश्त की स्याही में आपने काफ़ी लंबा सफ़र तय कर लिया है और आपके लगाए हुए पौधे जो हैं अब वो तनावर दरख्त बनने के मरहले से गुज़र रहे हैं। मैं लेग ब्रेक गुगली बॉलर अबरार की बात करूं, मैं साइम अयूब की बात करूं, या मैं मिर्ज़ा साद बेग की बात करूं, एक लंबी फहरिस्त है जो कि आपके मेहनत का सिला पाकिस्तान क्रिकेट को मिल रहा है। तो कैसा फ़ील करते हैं? कोच का काम तो खिलाड़ियों को जो है वो बनाना है, जैसे जोहरी हीरे को तराशता है, तो आपको कैसा फ़ील होता है? बिल्कुल बहुत प्राउड होता है ये भाई, जिस तरीके से बच्चे, और ख़ास तौर पे जब ये इनिशियल स्टेज पे आते हैं हमारे पास, जो
जो एक टास्क हमें पीसीबी ने दिया हुआ है, उस इनिशियल स्टेज में जब ये रॉ होते हैं और फिर ये जैसे जैसे प्रोसेस करते हैं, जाहिर बात है इनके साथ हमारा प्रोसेस भी चलता है, हमें भी इनसे हर एक नए बच्चे के साथ नई चीज़ें मिलती हैं, मुझे भी मिलती हैं और इनको जाहिर बात है सिखाया भी जाता है। इनका एटीट्यूड, इनके इंटरव्यू के प्रोसेस, ट्रेनिंग, फिटनेस, ये सारी चीज़ें एक लंबा प्रोसेस है जिसमें 5-6 साल लगते हैं। उसके बाद लोगों को फिनिश प्रोडक्ट दिखती है और अभी में डेफिनेटली इस एज ग्रुप में ये बच्चे गए और ऊपर जाके परफॉर्म कर रहे हैं और इस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि हमारा जो जॉब है वो इसी तरीके से नए नए बच्चों को प्रमोट करना है, आगे अंडर 19 से फर्स्ट क्लास में जाएं, फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करें और पाकिस्तान के लिए खेलें। दैट्स वंडरफुल। तो मसरूर को आपने सुना साद, और आपके कोच, आपके मेंटोर, और ये आपके साथ गाहे बगाहे मौजूद रहे, और जब आप एक बड़े स्टेज के ऊपर आए तो तब मसूर पाकिस्तान अंडर 19 टीम के असिस्टेंट कोच थे, तो इनका हौसला कितना आपको मिला और इनका साथ आपके लिए कितना जो है वो अच्छा रहा? साथ बिल्कुल, आप मशरूबा आप मेरे साथ 13 से साथ हैं, और जब फर्स्ट टाइम उन्होंने मैं उनके अंडर में कोचिंग में आया तो मैं बड़ा, क्योंकि वो बहुत सपोर्ट करते हैं और शुरू से अब तक वो अंडर 13 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, तो काफ़ी सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। वो मेरी जो भी मेरी स्किल्स है उनको जानते हैं और उनको किस तरह अच्छा करना है, उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। अगर मैं यहाँ पर अंडर 19 का कैप्टन बना हूँ, जो मैंने परफॉर्मेंस दिखाई हैं, जो मैंने अपनी स्किल्स को अच्छा से अच्छा करा है, उनमें मसरूर भाई का बहुत हाथ है, क्योंकि वो मुझे बताते हुए हैं कि और इस सर्किट में और क्या बेहतरी हो सकती है और क्या हो सकता है। तो जो मेरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है मसरूर भाई से काफ़ी अच्छी है, वो मुझे काफ़ी गाइड करते हैं और काफ़ी इस क्रिकेट के वाले से बड़ा गाइड करते हैं, मुझे काफ़ी हेल्पफुल होता है अपने इस क्रिकेट में, और जो कि मुझे अपनी परफॉर्मेंस में काफ़ी मुझे हेल्प मिलती है। अच्छा मसरूर, अभी मैं थोड़ी देर पहले साथ से पूछ रहा था कि ये जो बंच था अंडर 19 वर्ल्ड कप जनूबी अफ्रीका खेलने के लिए गया, अनफॉर्चुनेटली हम सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ सके, लेकिन ये जो खिलाड़ी थे, मैं एक एक नाम लेने लगूंगा तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी, लेकिन इनको सराहना बहुत ज़रूरी है। तो इस बार भी अगर हम अंडर 19 का बैच देखें तो उसमें कई बासलाहियत और होनहार खिलाड़ी हमें नज़र आए, और ये कहते हुए मैं कोई यार महसूस नहीं करता कि टैलेंट पाकिस्तान में था, टैलेंट पाकिस्तान में है, और ये जो ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट है अंडर 19 इसकी एक बेहतरीन मिसाल है, और आप जैसे लोग इस क्रिकेट के साथ मुंसलिक हैं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आइया भाई, क्योंकि ये बैच बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छे लड़के दिखे, शामिल हैं, शाहजेब है, आसान अवैस हैं, अली रज़ा, उबैद, मतलब आप यू नेम इट, हर जगह अरफात मिनास हैं, तो इन सब ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। अनलकी रहे कि हम फाइनल में नहीं जा सके, बट ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, और जैसे आपने बात की कि पाकिस्तान जूनियर क्रिकेट में टैलेंट की कमी नहीं है, बस इनको नर्चर करना है, इसी तरह कॉन्फिडेंस देना है और एक प्रोसेस में डाल देना है, ताकि इनको ये इसी तरह मेहनत करते रहें, अपना एटीट्यूड प्रॉपर रखें, और मेहनत बाकी इनकी अपनी है, जिस तरीके से अपने गेम को एनहांस करेंगे, ये इनकी अपनी मेहनत है। तमाम कोचेस जो भी जूनियर लेवल पे काम कर रहे हैं, सबकी मेहनत है इन पे, मगर जो जिस प्लेयर का एटीट्यूड अच्छा होता है, जो अपना प्रोसेस फॉलो करता है, तो वो फौरन आगे चला जाता है। बहुत शुक्रिया मसरूर, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान अंडर 19 टीम के असिस्टेंट कोच हमारे साथ मौजूद थे, ग्रास रूट लेवल पर बड़ा काम कर रहे हैं मसरूर। साथ वापस आपकी तरफ आ जाता हूँ, क्या सोचा है अब, किस तरह अपनी क्रिकेट को लेकर चलना है? शुरुआत आपकी बड़ी अच्छी है, अंडर 16, अंडर 18, फिर उसके बाद अब अंडर 19 टीम के साथ खेलने का मौका मिला, कप्तान की हैसियत से खेले, एकदम लाइमलाइट में आए हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को एज ए कैप्टन आपने रिप्रेजेंट किया है। क्या गोल्स हैं आपके, क्या करना चाहते हैं आगे? देखिए, एज अ प्लेयर आपका सबसे बड़ा गोल यही होता है कि आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करो, इंटरनेशनल टीम, कोई भी ऐसा वर्ल्ड कप में आप अपनी टीम को रिप्रेजेंट करो। तो मेरा गोल यही है कि मैं अपनी पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करूं और वहाँ पर जो अचीव करना चाहता हूं, जो दुनिया का सबसे अच्छा प्लेयर बनना चाहता हूं, मैं वही करूं। उस पर मेरी काफ़ी मेहनत करनी है और काफ़ी प्रोसेस को फॉलो करना है। जो एटीट्यूड पहले करते हुए आया हूँ, कोशिश करते हैं उसको और डबल करना है, क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड काफ़ी हाई होता है, उस पर आपको काफ़ी मेहनत चाहिए होती है, हर चीज़ आपको परफेक्ट चाहिए होती है। तो कोशिश मेरी यही होगी जो भी चीज़ है उसको बेहतर से बेहतर करूँ, ताकि इंटरनेशनल में मैं अच्छा परफॉर्म करूँ। अच्छा साथ, ये जो विकेट कीपिंग है ये एक बड़ी थैंकलेस जॉब है। आप पूरे 50 ओवर विकेट कीपिंग करते हैं और 40 ओवर तक आप बिल्कुल एक गेंद भी पीछे से जाने नहीं देते, और 50वें ओवर की आखिरी गेंद पर आपसे कैच छूट जाता है और वो मैच का टर्निंग पॉइंट बन जाए, तो विकेट कीपर जो है उसको ऑल द टाइम अलर्ट रहना पड़ता है। एक गलती नाकामी का हिस्सा बन जाती है। तो इस बारे में क्या करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना वक्त ट्रेनिंग पर सर्व करते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग कितनी करते हैं, बैटिंग के साथ कितना वक्त गुजारते हैं? नहीं, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आपको पता है कि एनी टाइम आपके पास बॉल आ सकती है और कोई भी ऐसा क्रूशल कैच आपसे छूट जाए तो टीम के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है।
तो यही है कि वो पूरे 50 हम लोगों को फोकस रहना पड़ता है, अपना जो फोकस का लेवल हमेशा हाई रखना पड़ता है ताकि कोई भी ऐसा चांस मिस ना हो। तो उसके लिए ड्रिल्स होती हैं, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है, क्योंकि आपको पता है आपको 50 ओवर कीपिंग करनी है, फिर बैटिंग करनी है, तो एक्स्ट्रा जॉब होती है कीपर की। तो उसके लिए अलग मेहनत होना ज़रूरी है ताकि आपके ग्राउंड में आप इस केपेबल हो कि आप पूरे 50 ओवर कीपिंग भी करो, फिर बैटिंग भी करो। तो इसके लिए अलग मेहनत होती है ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पता है आपकी जो एनर्जी है नॉर्मल प्लेयर से ज़्यादा लगनी है। तो हम लोग ऐसे ही है कि कीपिंग की ड्रिल्स अलग करते हैं, बैटिंग की अलग, तो इसके लिए अलग अलग टाइम रखते हैं कि कीपिंग की अलग ड्रिल और बैटिंग की अलग ड्रिल। तो इसी तरह हम लोग कोशिश करते हैं कि इसी तरह मेहनत करें ताकि ग्राउंड में हम लोगों को मसला ना हो। अच्छा, वो कहते हैं ना कि खेल के साथ तालीम के मैदान में भी अपने आप को रखना है। तो जब आप अंडर 19 वर्ल्ड कप में जा रहे थे तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर हनीफ मोहम्मद कराची में आपसे गुफ्तगू करने का इत्तेफाक हुआ, तो आपने कहा कि मैंने फ़िलहाल जो है एक ब्रेक ले लिया है। लेकिन अब मुझे पता चला है कि सर सैयद यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के साथ आपने अपने आप को एसोसिएट किया है, तो बड़ी अच्छी बात है कि आप अपने खेल के साथ साथ अपनी तालीम को भी जो है वो मुकम्मल कर रहे हैं। नहीं, शुरू से देखें वो असल में आपको पता है कि यहाँ पर जो हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं वो थोड़े क्लैश करते हैं, पेपर्स और पीसीबी के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, तो उनको मैनेज करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग उसको बाद में पेपर दे दें, या इस तरह कोशिश करते हैं कि अपनी पढ़ाई को मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई को मिस ना करूँ। तो इसी तरह यही था, लास्ट ईयर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी कि मेरा बांग्लादेश का टूर भी था और पेपर्स भी थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बाद में जो मेरे इस साल मैंने पेपर्स दोनों दिया और मैं क्लियर हो गया। तो अभी सर सैयद में मैंने वहाँ पर उन्होंने मुझे 100% स्कॉलरशिप दी है, और देखें इंशाल्लाह वहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा और पढ़ाई मैं अपनी साथ साथ लेके चलूँगा। अच्छा, अब सुना ये है कि जो हायर एजुकेशन की टीम अभी फ़र्स्ट क्लास खेली है पहली मरतबा, अब वनडे टूर्नामेंट होने जा रहा है, तो आप सर सैयद को रिप्रेजेंट करेंगे वनडे टूर्नामेंट में? जी बिल्कुल, उन्होंने मुझे वहाँ पर हमारे मुबशिर हैं, सर मुबशिर हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि आप HEC की तरफ से खेलेंगे, तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं वहाँ से खेलूँगा, और जो मैं अपनी परफॉर्मेंसेस कोशिश करूँगा जो अच्छा मैं उनको वहाँ पर कर सकूँ परफॉर्म अपना 100% देने की कोशिश करूँगा। अच्छा, फर्स्ट क्लास डेब्यू नहीं हुआ आपका? नहीं। और फर्स्ट क्लास डेब्यू इस साल कर रहे हैं आप, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट के धारे में भी शामिल हो रहे हैं। और मैं आपसे वैसे पर्सनली ये जानना चाहता हूँ कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है, T20 क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, जिस तरह भी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि पाकिस्तान के लिए खेलना, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना बैनुल-अक़वामी सतह पर, ये आपका गोल है। तो पर्सनली आप किस क्रिकेट को फॉलो करते हैं, टेस्ट, वनडे या T20? देखिए, मुझे पर्सनली वनडे क्रिकेट पसंद है, क्योंकि उसमें आपके पास ऐसा फॉर्मेट आपके पास इनिंग बिल्ड करने का बहुत टाइम होता है, और आप शुरू से मुझे वनडे क्रिकेट पसंद आती है, और मैं जो वनडे क्रिकेट है उसको बहुत फॉलो करता हूँ, इस वजह से वो मेरा फेवरेट फॉर्मेट है। अच्छा, ये हमने विकेट कीपर्स को देखा, क्योंकि अब विकेट कीपर वाला नहीं रहा 1990 1980 वाला कि विकेट कीपर 10वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आ रहा है। अब टीम में विकेट कीपर वो होता है जो शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट में टॉप ऑर्डर में बैटिंग करे, टेस्ट क्रिकेट में 7-8 के ऊपर बैटिंग करने के लिए आए। तो आप इसी पैटर्न के साथ अपनी क्रिकेट को जारी रखना चाहेंगे, या आप दोनों फॉर्मेट में जो है टॉप ऑर्डर में ही खेलने को तरजीह देंगे? नहीं, मैंने शुरू से टॉप ऑर्डर में बैटिंग करी है, अपनी करियर स्टार्ट से लेके मैं टॉप ऑर्डर में खेला है, तो मेरा खुद का ये होगा कि मैं टॉप ऑर्डर में खेलूँ, क्योंकि वो पोजीशन मेरे लिए सूट करती है। लेकिन साथ अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँ कि शॉर्ट फॉर्मेट की जो क्रिकेट है वनडे या T20 उसमें तो मैनेज हो जाता है, लेकिन हमने बहुत कम देखा है कि टेस्ट क्रिकेट में विकेट कीपर जो है वो पहले विकेट कीपिंग करे, या पहले इनिंग का आगाज़ करने के लिए आए और फिर विकेट कीपिंग करने के लिए आए। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसके लिए आपको, जब मैंने ऐसा अपने लिए एक चूज़ करा है जगह, तो उसके लिए मुझे ज़ाहिर सी बात है एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी, एक्स्ट्रा काम करना होगा उस पर, ताकि मैं वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस दिखाऊं और टीम के लिए बेहतर साबित हूँ। तो कोशिश यही है कि वो जगह जो कि मैं अपनी स्किल्स को समझता हूँ कि मैं ऊपर नए बॉल को और टॉप ऑर्डर में ज़्यादा बेहतर खेल सकता हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं टॉप ऑर्डर ही खेलूँ, क्योंकि मैं वहाँ से खेलता आ रहा हूँ, मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस भी होता है कि मैं टॉप ऑर्डर में खेलूँ। बाकी टीम मुझे कहीं भी खिलाए, मैं एनी टाइम कहीं भी खेल सकता हूँ, मुझे उस चीज़ से कोई मसला नहीं होता कि मैं 4 नंबर खेलूँ, 5 नंबर खेलूँ, लेकिन शुरू से जो मैं खेलते आ रहा हूँ वो 3 नंबर या ओपन होता है, तो उसमें मैं अपने आप को ज़्यादा सूटेबल रखता हूँ। साद, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आए, हमसे गुफ्तगू की। जाते जाते मुझे ये बता दें कि अभी तो आपके करियर की शुरुआत है और अब तक की अपनी कारकर्दगी से मुतमईन है, और अभी एक लंबा सफ़र है जो आपको तय करना है, तो उसके लिए किस तरह अपने आप को जो है वो तैयार कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? देखिए, मेहनत बिल्कुल जारी है, क्योंकि आपको पता है कि आप
आपके पास हर साल चांस आता है और हर साल आप मेहनत करते हो, तो जो आपका चांस आता है उसको अवेल करने का मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। जो भी चांस मुझे मिले मैं उसको अवेल करूँ, ताकि मैं अपनी जो क्रिकेट है उसको अच्छी से अच्छी खेलता रहूँ और आगे जो अपना गोल है उसको अचीव करता रहूँ। कोशिश मेरी यही है कि मैं अपनी मेहनत रखूँ और जो मेरे रिज़ल्ट हैं अल्लाह ताला को ज़रूर मेरे रिज़ल्ट मुझे देंगे, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूँ। बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा साद बेग पाकिस्तान अंडर 19 टीम के कैप्टन आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू करने के लिए क्या अज़ाइम हैं, क्या करना चाहते हैं, किस तरह अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये आपने उन्हीं की ज़बानी सुना। पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान जवेरिया वदूद ख़ान ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। जवेरिया ख़ान ने अपने 15 साला वनडे करियर का आगाज़ 6 मई 2008 को श्रीलंका के ख़िलाफ़ वुमेंस एशिया कप और T20 करियर का आगाज़ 2009 में आयरलैंड के खिलाफ डबलिन में मैच से किया था। जवेरिया ने 228 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी की और 4,903 रन स्कोर किए, जिसमें 2 सेंचुरियाँ और 25 निफ सेंचुरियाँ शामिल हैं। उन्होंने 28 बैनुल-अक़वामी विकेटें भी अपने नाम की। जवेरिया इस वक्त पाकिस्तान ख़वातीन टीम के लिए वनडे और T20 में दूसरी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली बैटर हैं, जबकि बिस्मा मारूफ के अलावा हर फॉर्मेट में 2000 से ज़्यादा रन बनाने वाली पाकिस्तान की वाहिद खातून क्रिकेटर हैं। उन्होंने 50 ओवर के 4 वर्ल्ड कप और 8 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी की, जबकि जवेरिया ख़ान इस साल पाकिस्तान वुमेंस टीम स्क्वाड का हिस्सा थी, जिन्होंने चीन और जनूबी कोरिया में होने वाले 2010 और 2014 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। जवेरिया ने 17 वनडे और 16 T20 मुकाबलों में पाकिस्तान ख़वातीन टीम की क़यादत के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। उन्होंने ख़वातीन के T20 वर्ल्ड कप के 2 एडिशंस में टीम की कप्तानी की। तो जवेरिया वदूद ख़ान जिन्होंने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। जवेरिया खुशामदीद कहेंगे आपको, और आपको देखकर जहन में एक ही ख्याल मेरे इस वक्त आ रहा है कि मैं एक छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े। जी, ऐसा भी मैंने सुना है और ये भी कहा जाता है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अच्छा जवेरिया, जानना ये चाहता हूँ कि शुरुआत आपने कैसे की है? अगर मैं आपकी फ़ैमिली के हवाले से बात करूँ, बहनें, एक भाई, लेकिन होता अमूमन यह है कि लड़कियां कज़न के साथ अपनी क्रिकेट की शुरुआत करती हैं या फिर स्कूल या कॉलेज में उनको कभी मौका मिल जाता है। तो आपने किस तरह इस खेल के साथ अपने आप को एसोसिएट किया, किस तरह आपकी शुरुआत हुई? देखिए, मैं वैसे तो ट्राइबल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ और मेरा गांव है तोरगर, जिसे पश्तो में कहते हैं तोरगर, और इसका मतलब है काला ढाका। अच्छा। और इंग्लिश में जैसे बताए ब्लैक माउंटेन्स, मैं वहाँ से ताल्लुक़ रखती हूँ और सपोर्ट हमेशा से रही है। शुरू में बचपन में छतों में खेलते थे, रोड्स पे खेलने का इतना कॉन्सेप्ट था नहीं, स्ट्रीट्स पे, तो ऐसे ही खेलते रहे भाइयों के साथ, लेकिन कभी ऐसा विजन नहीं था कि रिप्रेजेंट करना है। तो एक वक्त क्लास में, एक स्कूल में लेटर आया कराची की तरफ से कि रीजनल टूर्नामेंट हो रहा है तो आप पार्ट लो, तो मैंने मना कर दिया था। लेकिन इत्तेफाक से जब मुझे पता चला कि वो इकोनॉमिक्स के पीरियड में है, तो मैंने कहा चलो क्लास बंक करने के बहाने चल लेते हैं। तो जब मैं चली तो फिर वहाँ पे ट्रायल दिया, तो जब छत में खेलती रहती तो फिर थोड़ा बहुत खेलना आता था, और जिस टाइम पे उस वक्त विमेंस क्रिकेट थी तो मैं बेहतर ही थी शायद, तो फिर मेरे ख्याल से वहाँ पे खेलना शुरू किया, फिर इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो फिर आगे आती गई। अच्छा जवेरिया, ये जो आपने कबायली इलाक़ों की बात की, कबायली इलाक़े से आपका ताल्लुक़ है, बहरहाल जो आपकी ख़ानदानी रिवायात होती हैं, जिस तरह घर में छत पर क्रिकेट खेली आपने तो आपको घर से तो मना नहीं हुआ, तो जवेरिया ये क्रिकेट आपने जो शुरू की, इस बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब वहाँ मेरे मैचेस आते थे तो वो रेडियोज़ में सुनते थे। अच्छा। और इस तरीके से मेरे अब्बू को फ़ोन जाते थे, वो काफ़ी फ़ख्र महसूस करते थे। तो मुझे इस किस्म की अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किलात का सामना नहीं हुआ, हमेशा से हर तरफ से सपोर्ट हुआ। लेकिन जो जाहिर सी बात है, जो सोसाइटी है उस टाइम क्रिकेट इतनी ग्रो की भी नहीं थी। वो कहते थे क्यों खेल रही है, कुछ है भी नहीं, ना पैसा है ना कुछ है। लेकिन जहाँ शौक़ हो वहाँ मुश्किलात नहीं देखी जाती, इंसान कोशिश ही करता है। अच्छा जवेरिया, आपने जिस तरह बताया कि 1998 में आप पैदा हुई, आपने बैनुल-अक़वामी सतह पर क्रिकेट की शुरुआत की। आप, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो 2008 में आपने अपना पहला मैच खेला पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए, फिर आपने बैक करके अपने घर जाने का फ़ैसला किया। तो लोगों ने आपको पहचानना शुरू किया उस वक्त या नहीं? उस टाइम बिल्कुल भी नहीं था। उस टाइम बस आप एक शौक़ की हद तक खेलते थे और रिकग्निशन इतनी थी भी नहीं। बोल बोल के आज माशाल्लाह क्रिकेट इस मकाम पे है, थ्रू मीडिया भी, थ्रू वेरियस स्पॉन्सरशिप्स भी, थ्रू पीसीबी भी।
तो क्रिकेट ग्रो कर रही है। उस टाइम बहुत स्ट्रगल था। हाँ, तब हमें लोगों ने थोड़ा बहुत पहचानना शुरू किया था जब हम एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीते थे। उस टाइम हमें इस हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना था, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, जहाँ शौक़ होता है ना, वहाँ पे सारी चीज़ें नहीं देखते, बस खेलते रहते हैं। अच्छा, लेकिन आपको नहीं लगता कि 2008 में आपने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट करियर की शुरुआत की और ठीक 1 साल के बाद 2010 में आप लोगों को एशियन गेम्स में जो है वो गोल्ड मेडल जीतने का मौका मिला और उस टीम को भी हमने बुलाया था, इंटरव्यू किए थे कप्तान सना मीर के। उस टीम में बिस्मा मारूफ थी, मौजूदा टीम की कैप्टन निदा डार थी, आप भी उस टीम का हिस्सा थे। लेकिन शिकायत थी कि आप लोगों ने गोल्ड मेडल जीता लेकिन आप लोगों को कोई पहचान नहीं मिल रही, तो कहीं से सराहा भी नहीं जा रहा। वहीं दूसरी जानिब मैच क्रिकेट की हम बात करते हैं, एक तरफ हम टूर्नामेंट जीत जाते हैं तो खिलाड़ियों को बड़े बड़े इनामात इकरामात से जो है वो नवाजा जाता है। अब बिल्कुल ऐसा तो होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड जब बदल रहा था, हमें विमेंस क्रिकेट को बहुत मुश्किलात का सामना पेश हुआ है इस मकाम तक आने के लिए। इतना इजी स्मूथ रोड नहीं था, फैसिलिटीज़ बहुत कम थी, तनकीद बहुत ज़्यादा थी, सारी चीज़ें चेक इन बैलेंस कोई जायज़ इतना मेरे ख्याल में था नहीं, क्योंकि जब आपको जितनी फैसिलिटीज़ मिलती हैं आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप देखें, अगर आप पूरी रिसर्च करें, बहुत कम फैसिलिटीज़ में लड़कियों ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करके इस क्रिकेट को इस मकाम तक पहुंचाया है कि आज आने वाले बच्चे कह सकते हैं कि हाँ जी मुझे विमेंस क्रिकेट में जाना था। पहले ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, माँ बाप खुद ही रिस्ट्रिक्ट करते थे। आज जब मैं देखती हूँ प्रैक्टिसेस में छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप छोड़ने आते हैं, विच इज़ वेरी प्लीजिंग टू सी। अच्छा जवेरिया, आपको लगता है कि 2010 एंड 2024 में इस वक्त भी उरूज मुमताज़ से मैं पूछता हूँ तो वो कहती हैं कि मैं तो लड़कों के साथ क्रिकेट खेला करती थी, तो आप लोग भी खेलते थे मगर बताते नहीं थे किसी को। आपको लगता है कि कल के मुकाबले में आज चीज़ें तब्दील हो गई हैं, लोगों के जो सोचने का अंदाज़ था वो तब्दील हुआ है? अब कोई बुरा नहीं मानता, जिस तरह आपने कहा कि लोग अपने बच्चों को लेकर आते हैं, नेट पर लड़के लड़कियां एक साथ क्रिकेट खेलते दिखाई देते हैं और मुकाबले की फ़िज़ा पैदा होती है, बेहतर अंदाज में खेलने का मौका मैसर आता है। जी बिल्कुल, पहले ऐसा नहीं था कि हम लड़कों के साथ मिक्स होकर ट्रेनिंग कर सकते थे, एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट चाहिए होता था, आज भी चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे सोचें बदल गई हैं, थिंग्स आर गेटिंग बेटर। लेकिन आज ये है कि जैसे हम लोग अब जब कैंप्स और वेरियस चीज़ें करके वापस आते हैं तो लड़कों के साथ प्रैक्टिस मैचेस खेलते हैं, क्योंकि इतनी लड़कियां तो होती नहीं है, तो प्रैक्टिस करते हैं और वो गाइडेंस भी मिलती है। अब सोच में फ़र्क आ रहा है, पहले लड़के थोड़े अजीब से देखते थे कि ये क्या खेलेगी, लेकिन अब माशाल्लाह से जिस तरीके से उनका भी इनपुट है, वेरियस कोचेस हर एक बहुत हेल्प कर रहे हैं, और जिस तरह वर्ल्ड मैप पे विमेंस क्रिकेट अब आ चुकी है, तो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता सबकी सोचें बदल रही है। बहुत शुक्रिया आपका जवेरिया ख़ान, जिन्होंने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी और पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट की बिस्मा मारूफ के बाद दूसरी कामयाब बैटर, जिनकी खिदमत हमेशा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में याद रखी जाएंगी। न सिर्फ पाकिस्तान को इन्होंने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में एक बैटर की हैसियत से सर्व किया, बल्कि ख़वातीन क्रिकेट टीम की क़यादत के फ़राइज़ भी अंजाम दे। और जैसे ही रमज़ानुल मुबारक की शुरुआत होती है तो शहर कराची रमज़ान फेस्टिवल क्रिकेट के हवाले से अपना एक मुकाम रखता है और अपना एक मिजाज है, और कराची जिमखाना में रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट इस एतबार से, इस हवाले से अहमियत का हामिल है कि ये वाइड टूर्नामेंट है रमज़ान का, जो कि दिन की रोशनी में खेला जाता है, फ्लड लाइट में नहीं मुनक्किद होता। इसका 37वां एडिशन जो है वो शुरू हो चुका है 12 मार्च से कराची जिमखाना में, और इस बार टूर्नामेंट में 10 टीमें शिरकत कर रही हैं, जिनको 2 ग्रुप में तकसीम किया गया है, और टूर्नामेंट का फ़ाइनल जो है वो 3 अप्रैल को खेला जाएगा। और इस टूर्नामेंट में हमेशा की तरह कराची जिमखाना की इंतज़ामिया जो है वो ख़ासी मुतहर्रिक नज़र आ रही है इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के हवाले से। और इस टूर्नामेंट में जो 10 टीमें शिरकत कर रही हैं उसमें फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट के और बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले कई क्रिकेटर्स जो हैं वो एक्शन में हैं। तो रमज़ान फेस्टिवल कराची जिमखाना क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज स्टूडियो में हमने मदऊ किया है मोहम्मद हुसैन साहब को, जो कि क्रिकेट कन्वीनर हैं कराची जिमखाना, और उनके साथ NN खालिद साहब हैं जो कि क्रिकेट सेक्रेटरी हैं कराची जिमखाना के। रमज़ान कराची जिमखाना फेस्टिवल क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू के लिए पहले मोहम्मद हुसैन साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ। तो 37वां एडिशन, आप इस टूर्नामेंट में खेले भी हैं और अब इस टूर्नामेंट को 2 साल से जो है आप खिला भी रहे हैं। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कराची जिमखाना की अपनी एक अहमियत है, कराची जिमखाना का पाकिस्तान क्रिकेट में एक मुकाम है,
क्योंकि पाकिस्तान की जब बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में एंट्री हो रही थी तो जो हमारे शुरू के क्रिकेटर्स थे जो कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, फिर पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर उन्होंने रिप्रेजेंट किया, वो कराची जिमखाना में ही खेले और एक ज़माने में तो फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट भी कराची जिमखाना में हुआ करती थी। तो ये जो कराची जिमखाना का रमज़ान टूर्नामेंट है, इसके बारे में कुछ बताइएगा। जी, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है कराची का, जो 37 साल से खेला जा रहा है और सारे टेस्ट क्रिकेटर इस टूर्नामेंट का जो है वो हिस्सा रह चुके हैं। इंज़माम, अज़हर महमूद जो मियां अज़मत की टीम से खेला करते थे, और सारे डिपार्टमेंट KAC, शाहिद खान आफरीदी बहुत इनिंग्स खेले हैं, नासिर जमशेद, बहुत सारे क्रिकेटर्स जो है यहाँ पे पार्ट रहे हैं इस टूर्नामेंट का। और पहले UBL, HBL जो डिपार्टमेंट सारे थे वो सारे ये टूर्नामेंट खेला करते थे, मगर अब जो है प्राइवेट टीमें बन गई हैं, जिसमें हमारे नदीम उमर साहब जो है उनकी 2 टीमें हैं, उमर स्पोर्ट्स एकेडमी और उमर एसोसिएट, ये 2 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ली हुई हैं। और अशफाक मेमोरियल जो हमारे लास्ट ईयर के चैम्पियंस हैं ईटॉन के नाम से, तो वो भी इसमें खेल रहे हैं। कराची जिमखाना की भी टीम है, आइश टाइगर, अलनूर जिमखाना और ग्रीनो सी मैक्स, नेमतुल्लाह एडवोकेट मेमोरियल क्रिकेट क्लब, ये सारी टीमें जो है इसमें 10 टीमों का ये टूर्नामेंट हो रहा है, जिसका फ़ाइनल 3 अप्रैल को होगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। तो एनन खालिद साहब, क्रिकेट सेक्रेटरी आपका डेजिग्नेशन है कराची जिमखाना, तो मज़ीद पूछने की ज़रूरत नहीं है कि क्रिकेट का ही क्यों इंतखाब आपने किया, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कराची जिमखाना में ये जो रमज़ान फेस्टिवल क्रिकेट है, इसकी अपनी एक अहमियत है। जिस तरह अभी मैं मोहम्मद हुसैन साहब से बात कर रहा था, तो इस बार टूर्नामेंट को आप लाइव टेलीकास्ट करना चाहते थे, लेकिन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो SOPs हैं वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हुए, क्योंकि स्पॉन्सर से एक हद तक ही आप जो है वो जेब ढीली करवा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त जो महंगाई का आलम है, फिर रमज़ानुल मुबारक में लेने देने के जो मामलात हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ख्वाहिश तो आपकी थी कि लाइव टेलीकास्ट करते, तो अब आगे क्या सोच रहे हैं, क्योंकि माजी में तो कराची जिमखाना का टूर्नामेंट जो है वो आप दिखाते रहे हैं, और क्या उसके पीछे सोच थी, क्या इसको एक बार फिर बड़ा करना चाह रहे थे आप, क्या सोच थी कि एक बार फिर कराची जिमखाना का जो रमज़ान टूर्नामेंट होता है लोग उसके बारे में बात करें? देखें, रमज़ान में तो अब नाइट टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो डे टूर्नामेंट पे फोकस काफ़ी कम हो गया था। तो हमारा यही प्लान था कि हम इसको लाइव दिखाएं ताकि लोगों का इंटरेस्ट दोबारा से जनरेट हो। तो हमारा ये था कि लाइव आएगा तो लोग डे टाइम में भी लाइव टूर्नामेंट देखेंगे, जैसे वो रात के टाइम टीवीज़ पे देख रहे होते। तो एक हमारी सोच थी, लेकिन वो कॉस्ट और सारी चीज़ें स्पॉन्सरशिप देखते हुए कुछ थोड़ा सा आगे हो गया। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर हम कोशिश करेंगे कि हम लाइव ये मैचेस भी लाइव हम दिखाएं टीवी पे। अच्छा मोहम्मद हुसैन साहब, चूँकि आप क्रिकेट कन्वीनर हैं कराची जिमखाना के, तो ये रमज़ान फेस्टिवल ये तो आपका एक हर साल का इवेंट है जिसको आप अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करते हैं, टीमों को मदऊ करते हैं, और आपका ये एक सालाना इवेंट है जिसको आप कराते हैं। उसके अलावा क्या कर रहे हैं आप कराची जिमखाना में, क्योंकि वीकेंड के ऊपर आपकी अपनी वेटरन्स टीम भी खेलती है, आपकी कराची जिमखाना की टीम भी खेलती है, और ग्राउंड आपका बड़ा बेहतरीन है। और जिस तरह आप बता रहे थे कि पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेटर जो हैं वो इस टूर्नामेंट में खेले हैं कराची जिमखाना में, चूँकि एक बेहतरीन किस्म का उससे मुत्तसिल होटल भी है, तो खिलाड़ी प्रैक्टिस करने भी आ जाते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल हमने नेपाल की नेशनल टीम ने कराची जिमखाना के साथ खेला प्रैक्टिस मैच इसी ग्राउंड पे, और नेक्स्ट ईयर हमारा प्लान है कि हम इसमें ग्राउंड पे लाइट्स लगवाएं, जिसकी हमारी प्रेसिडेंट साहब से भी बातचीत चल रही है, और हम जनरल बॉडी में जाएंगे, इंशाल्लाह इसको अप्रूव करवाएंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ये टूर्नामेंट नाइट में होगा। पूरी कोशिश हमारी ये है। और दूसरा ये कि आपका ये जो है टूर्नामेंट बहुत पुराना टूर्नामेंट है, बहुत इंटरनेशनल क्रिकेटर्स खेलते रहें, और यही चाह रहे हैं हम कि ये लाइट्स में हो और ये लाइव दिखाया जाए। लाइव के लिए हमें जो PCB की जो फ़ीस है उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, इस वजह से हम लाइव नहीं जा सके इस साल, वरना हमारा प्लान था कि हम इस टूर्नामेंट को लाइव टेलीकास्ट करें। तो एनन खालिद साहब, जिस तरह आपने बताया कि मुस्तकबिल करीब में क्रिकेट की सरगर्मियों को बढ़ाएंगे, और क्रिकेट सेक्रेटरी होने की हैसियत से कराची जिमखाना, जिसकी अपनी एक अहमियत है, जिसकी अपनी एक रिवायत रही है, पाकिस्तान क्रिकेट में आपका एक किरदार रहा है, तो जब से आप क्रिकेट सेक्रेटरी बने, थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करेंगे कि आपने कौन सी ऐसी चीज़ें की हैं जिसको आप कहें कि मज़ीद बेहतर कर सकते हैं क्रिकेट के हवाले से? देखें, क्रिकेट के हवाले से जो है ना, थोड़ा सा अभी हम समर कैंप भी लगाएंगे जो टीम्स के लिए। अभी ये जो जून जुलाई आएगा बच्चों के लिए एक एकेडमी भी है जिमखाना के, यंग प्लेयर्स को हम ग्रूम कर रहे हैं।
कोचेस वगैरह हैं, समर कैंप्स लगा रहे हैं, फिर उनके मैचेस भी होते हैं आपस में। एक कराची जिमखाना लीग भी हमने स्टार्ट की थी पिछले साल, यही मोहम्मद हुसैन साहब ने शुरू कराई थी। वो हमने टीम आपस में सेल करके एक बड़ा अच्छा इवेंट था जो बड़ा सक्सेसफुल हुआ था। इस साल भी इंशाल्लाह ताला हम अगस्त 14 को वो उसकी इनाग्रेशन करेंगे। वो भी एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, उसकी भी हम यूट्यूब पे कोशिश करेंगे कि लाइव टेलीकास्ट वगैरह दिखाएं। अच्छा मोहम्मद हुसैन साहब, मैं आपकी तरफ अगर वापस आ जाऊँ, आप कन्वीनर हैं क्रिकेट के, आप लोगों का एक स्टाइल है और कुछ रिवायात होती हैं, और अगर हम बात करें MCG की, अगर हम बात करें मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की, तो कुछ चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं, उसको वो तब्दील नहीं करते। अगर हम ये जो आपका रमज़ान फेस्टिवल कराची जिमखाना का टूर्नामेंट, इसकी एक अहमियत है, इसकी एक तारीख़ है और दिन की रोशनी में ही खेला जाता है। तो ये जो आप बात कर रहे थे कि फ़्लड लाइट के लिए हम अपनी कमेटी के पास जाएंगे और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यहाँ पर फ़्लड लाइट भी जो है वो इंस्टॉल कर दी जाएंगी, तो लेकिन आपको नहीं लगता कि एक आपकी रिवायत रही है, एक आपका नाम रहा है, आप ये दिन का ही टूर्नामेंट रखें? जी, असल में प्रॉब्लम ये है कि दिन में जो है ना, अब प्लेयर टीमें अवेलेबल नहीं हैं, मतलब दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू प्ले। ओनली कराची जिमखाना का ही टूर्नामेंट रह गया है पूरे कराची में, जो कि इस वक्त हो रहा है। पहले जो है आगा खान जिमखाना में भी होता था और दीगर जगहों पे टूर्नामेंट होता था डे में, बट डे में अब टीम्स इंटरेस्टेड नहीं है खेलने को, नाइट में ही इंटरेस्टेड हैं, लाइट्स में। और प्लेयर्स भी जो है वो PSL में, जैसे कि PSL चल रहा था तो 8वें 10वें रोज़े तक जो है, 8वें 7वें रोज़े तक PSL में प्लेयर्स मसरूफ़ रहे, और अब जो है अब PSL जैसे कि ख़त्म हो गया, तो इंशाल्लाह ये सारे जो PSL के प्लेयर्स हैं वो आके भी पार्टिसिपेट करेंगे इस टूर्नामेंट में। इसमें भी हमने बड़ी हेल्दी प्राइज़ मनी रखी है, मतलब आपकी वैसे टूर्नामेंट में शिरकत की फ़ीस कितनी है? 2,50,000 रुपये। 2,50,000। और विनर टीम को क्या दे रहे हैं? विनिंग टीम को हम 7 लाख दे रहे हैं। अच्छा। रनर अप को 350 दे रहे हैं, और बाकी उसके अलावा और भी इनामात? उसके अलावा बहुत सारे इनामात हैं, टोटल 1.5 मिलियन के इनामात। अच्छा, जो कमा रहे हैं वो लगा रहे हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस खिदमत कर रहे हैं। चलें, दैट्स वंडरफुल। तो एनन खालिद साहब, जिस तरह आपने बताया कि कुछ समर कैंप भी किया, जो आपकी सहूलियात हैं, जो आपकी पिच का स्टैंडर्ड है, जो आपकी आउटफील्ड है, वो तो बेहतरीन है ही, लेकिन अब आप क्रिकेट के सेक्रेटरी बने हैं तो कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि वेटरन्स क्रिकेट भी होती है, फिर आपकी अपनी कराची जिमखाना की टीम भी है, लेकिन जिस तरह स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, आप क्रिकेट के सेक्रेटरी हैं, आप सोचते हैं कि कराची जिमखाना की सतह पर उनके लिए भी कुछ मौक़े पैदा किए जाएँ, उनको भी खेलने का मौका दिया जाए? आप ख़वातीन क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही है, मकबूल हो रही है, उस हवाले से कुछ प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आप क्रिकेट सेक्रेटरी हैं? देखिए, बिल्कुल इरादा तो है ख़वातीन क्रिकेट का भी स्टार्ट करना है। कैंप इस दफ़ा हर दफ़ा होता है, इस दफ़ा थोड़ा सा हम ज़्यादा प्रमोट करेंगे कि ख़वातीन भी आएँ और वो क्रिकेट खेलें और इस कैंप को एंजॉय करें। बाकी स्कूल्स वगैरह से भी हमारी जो यंगस्टर की टीम है अंडर 14 वाली, वो स्कूल्स के साथ एवरी सैटरडे मॉर्निंग उनके होते हैं मैचेस, तो काफ़ी अच्छा वो जा रहा है इवेंट। बस ये है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इसको आगे लेके चले चीज़ों को। अच्छा, तो खालिद साहब, आप खुद भी खेलते हैं क्रिकेट वेटरन्स टीम के साथ? मैं भी वेटरन्स की टीम से खेलता हूं। तो कराची जिमखाना की वेटरन्स टीम के बारे में थोड़ा बताएं कि महीने में कितने मैचेस खेलते हैं और क्या प्रोग्रेस है आपकी टीम की, और कोई टूर्नामेंट वगैरह भी खेलते हैं नहीं खेलते? अच्छा, वेटरन्स का हमारे टूर्नामेंट 40+ का भी हमने अभी टीम डाली थी, उसमें पूरे पाकिस्तान से टीमें थी, कराची जिमखाना ने भी अपनी टीम डाली थी। 50+ का भी टूर्नामेंट हुआ, उसमें भी कराची जिमखाना ने अपनी टीम डाली थी। 60+ का भी एक टूर्नामेंट है, वो अभी चल रहा है, ईद के बाद स्टार्ट दोबारा होगा, उसमें भी जिमखाना की टीम है। तो वेटरन्स हमारा 40+ से ऑनवर्ड 80 ईयर्स तक के भी सैटरडे को जो वेटरन्स का मैच होता है सब खेलते हैं। उसमें 40 साल के भी होते हैं, 50 साल के भी, 60 साल के भी, 80 साल के भी। हमारे साथ एक मसरूर मिर्ज़ा साहब हैं, वो भी माशाल्लाह हमारे साथ खेलते हैं। तो बड़ा अच्छा इवेंट होता है हमारा, जो सैटरडे को सब मिल के खेल रहे होते हैं। अच्छा, मोहम्मद हुसैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए शो में, आपने गुफ्तगू की। खालिद साहब तो सेक्रेटरी हैं, लेकिन आप कन्वीनर हैं, तो मैं अगर आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि बड़ी रिवायात हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट की शुरुआत के दिनों में कराची जिमखाना की बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। हमारी वुमेंस टीम की जो कैप्टन हैं एक्स उरूज मुमताज़, वो कराची जिमखाना में जो है जिस वक्त इतनी ज़्यादा सहूलियात ख़वातीन क्रिकेट के हवाले से नहीं हुआ करती थी, वो यहाँ पर आके जो है वो लड़कों के साथ क्रिकेट खेला करती थी, अपनी सलाहियतों को पॉलिश किया करती थी। लेकिन साइड लाइन में क्रिकेट के मैचेस के अलावा आपको लगता है कि कुछ मज़ीद तकरीबात का भी एहतमाम करना चाहिए, कराची जिमखाना की सतह पर खिलाड़ियों को सराहना चाहिए, और कराची जिमखाना का एक नाम है, एक मुकाम है, एक रिवायत है, उसको मज़ीद परवान चढ़ाना चाहिए?
बिल्कुल, क्यों नहीं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपका बहुत थैंक्स करता हूँ, जियो सुपर का थैंक्स करता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया और हमसे बात की इस मौजू पे। हम बिल्कुल सराहेंगे, प्लेयर्स को सराहते भी रहे हैं पास्ट में और इंशाल्लाह आगे भी अज़हर मतलब बहुत इंटरनेशनल क्रिकेटर, अज़हर महमूद से लेके शाहिद आफरीदी से लेके बड़े नामवर सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स यहाँ जिमखाना में खेल के जा चुके हैं। और कोई मियां अज़मत की टीम हमारी एक होती थी पहले पुराने ज़माने में। अब क्रिकेट अब बहुत चेंज हो गई है। पहले 25 ओवर्स क्रिकेट होती थी। हमारे आरिफ महमूद साहब पुराने एक्स क्रिकेटर, बड़े ब्रिलियंट बैट्समैन थे और बड़े अच्छी क्रिकेट होती थी यहाँ पे। मगर जब से डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म हुई है तब से ये सारी प्रॉब्लम होना शुरू हुई हैं। अब सुना है कि दोबारा डिपार्टमेंट्स रिवाइव हो रहे हैं। HBL, सुई गैस, KEC, KPT, ये सारी टीमें ग्रेड 2 खेलेंगी और इनकी टीमें बनेंगी तो फिर इंशाल्लाह दोबारा से ही ये रमज़ान क्रिकेट और सब रिवाइव हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर जो है ये सारी टीमें जो है ये पार्टिसिपेट करेंगी हमारे इस रमज़ान टूर्नामेंट में, जैसे कि पहले किया करती थी, जो अब नहीं है। मतलब अब ख़त्म कर दी गई हैं। मतलब जो ये टीमें ख़त्म हो गई थी अब दोबारा बनने जा रही हैं, सुना है कि बनने जा रही हैं और इंशाल्लाह। और उसके अलावा जो है हमारी जो जोनल क्रिकेट है वो भी रिवाइव हो रही है, तो वो भी एक बहुत खुशी की बात है कि जिमखाना तो खैर जोन 3 से खेलती है, मगर ये है कि ये भी बड़ी खुशाइंदे बात है कि जोनल क्रिकेट भी दोबारा शुरू हो रही है। अच्छा, जाते जाते खालिद साहब मुझे आप ये बता दीजिए कि जिस तरह हुसैन साहब ने तो बहुत सारी चीज़ों को बयान कर दिया, उन्होंने बता दिया कि जी हम इसको मज़ीद बेहतर अंदाज में कराना चाहते हैं, फ्लड लाइट लगाकर मज़ीद कराची जिमखाना में क्रिकेट की रौनकों को मुस्तकबिल करीब में बहाल करना चाहते हैं। ये जो 37 रमज़ान फेस्टिवल कराची जिमखाना टूर्नामेंट है वो तो आपने बता दिया कि क्रिकेट बोर्ड की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी वरना लाइव टेलीकास्ट करवाते। और ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लगा कि तशनगी रह गई? 10 टीमें खेल रही हैं, टूर्नामेंट दिन की रोशनी में हो रहा है, आपको लगा कि बेहतर मामलात हैं? देखिए, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टीमें थोड़ी सी और आएंगी ज़्यादा, तो अभी टूर्नामेंट थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा होता तो उसमें जैसे ये है कि रमज़ान में अब डे का कम हो गया है तो टीमें कम की वजह से हमें थोड़ा सा ये हुआ है कि 10 टीमें ही इस दफ़ा आई हैं। लास्ट ईयर 12 टीम्स थी। बाकी ये है कि अब लाइव दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला ताकि फिर टीमें और आएँ ताकि दोबारा से इसको रिवाइव करें। बहुत शुक्रिया आपका NN खालिद साहब, क्रिकेट सेक्रेटरी, और उनके साथ मोहम्मद हुसैन साहब, कन्वीनर क्रिकेट कराची जिमखाना, हमारे साथ मौजूद थे और हम गुफ्तगू कर रहे थे 37th रमज़ान कराची जिमखाना फेस्टिवल टूर्नामेंट के हवाले से। कराची में रमज़ान क्रिकेट के हवाले से कराची जिमखाना का एक नाम है, एक मुकाम है और ख़ास इस बात टूर्नामेंट की है कि ये दिन की रोशनी में खेला जाता है। तो यही आज का हमारा प्रोग्राम था। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इस उम्मीद, इस दुआ, इस तवक्को के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, score@geo.tv पर अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।